बिहार बोर्ड 10वीं के सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। लाखों इंतजार के बाद आखिर सोशल साइंस का एग्जाम पेपर आ गया है और इस वीडियो में हम आपसे भी बताएंगे सोशल साइंस का 1 से लेकर 80 तक का पूछे जाने वाला ऐसा इंपोर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना इसमें गए पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल का आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि 3 कठिया प्रणाली किन पे लागू हुई थी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 कठिया प्रणाली सभी किसानों पर लागू की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन 2 कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की बात है जब पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत ही भारी मात्रा में हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर के आदेश पे गोलियां बरसा दी गई थी और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, हंटर समिति। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 3 हमारा कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है। आप सभी को मालूम होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म स्थान बिहार में है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और इसके बाद में अगला सवाल 4 को देख लीजिए कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिला में स्थित है। कहाँ पे? नवादा में। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी, नवादा। उसके बाद में अगला सवाल 5 को देख लीजिए। कहता है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो आप सभी को बता दें कि नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी सीमा बिहार की सीमा से जुड़ी हुई है। उसके बाद में अगला सवाल 6 हमारा कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था सरकारों की जरूरत होती है, क्योंकि गठबंधन की सरकार में बहुत सारे दल आपस में मिलकर सरकार का गठन करते हैं, उसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल 7 कहता है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। आप सभी को मालूम होगा कि सन 1977 ईस्वी की बात है जब भारत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 1977 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। आप सभी को बता दें कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी प्रथम बार महिला प्रधानमंत्री बनी थी। सन 1975 ईस्वी की बात है जब उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था, जो झूठा साबित हो गया था, और उन्हीं के द्वारा सन 1975 में पूरे देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा लागू कर दी गई थी। उसके बाद में कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 10 का सही जवाब बताइए कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सन 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और वहाँ से बांग्लादेश का निर्माण सन 1971 ईस्वी में हो गया था। एक और सवाल पूछा जाता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो याद रखिएगा, टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है, जो 1977 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद में कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्था की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा, राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज संस्था की शुरुआत की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी को मालूम होगा कि चंडीगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, इसलिए क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी, चंडीगढ़। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 13 का सही जवाब कीजिए। क्वेश्चन 13 का आंसर कीजिए। संघ सरकार का उदाहरण है। आप सभी को मालूम होगा संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। कौन है जी? अमेरिका है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। उसके बाद में कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। आप सभी को बता दें कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। फिर सवाल पूछे जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा, सन 1935 ईस्वी की बात है जब RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 15 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन 15 कहता है कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि एक मार्क एक चिन्ह होता है जो तमाम कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए इस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है एक मार्क।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कृषि होता है, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र से संबंधित सेवा क्षेत्र होता है, और तीनों में से 100% एक सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। अगला सवाल कहता है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अधि केंद्र कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 का सही जवाब बताइए कि सुनामी संबंधित है। दोस्तों सुनामी का जो संबंध है वो समुद्र से होता है, क्योंकि समुद्र के जो तल में भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 19 कहता है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए जो यंत्र की मदद ली जाती है उसका नाम है इंफ्रारेड कैमरा या प्रशिक्षित कुत्ता। उसके बाद में क्वेश्चन 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, भूकंप जो है यह एक प्राकृतिक आपदा है। और इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है। दोस्तों वैसे फसल जैसे धान, गेहूँ, मक्का, जब ये सभी के सभी कौन से फसल है। तो ये है जैसे धान हो गया, यह चावल दे दिया जाता है, तो ये सब के सब खरीफ फसल है। जौ की बात करें, गेहूं की बात करें, तिलहन की बात करें, तो ये सभी के सभी रबी फसल है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में रबी फसल और खरीफ फसल से संबंधित 1-2 सवाल 100% पूछा जा सकता है। अगला सवाल कहता है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या होता है। देखिए, ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है बाढ़ नियंत्रण करना। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण। अगला सवाल क्वेश्चन 23 का सही जवाब बताइए। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो सन 1935 ईस्वी की बात है, जब RBI जो भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन 24 कहता है कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले 1861 ईस्वी की बात है, जब मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है। देखिए, संचार सेवा का अंग समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है और टेलीविज़न भी है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है। तो याद रखिएगा, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये सभी है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल 27 को देख लीजिए कि वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या होता है। दोस्तों वैश्वीकरण का मतलब होता है कि विश्व अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व अर्थव्यवस्थाओं के समन्वय। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है जी कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। यानी अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र है जिससे हरित क्रांति का संबंध है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हरित क्रांति होता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यही एक संस्थागत साधन है जो भारत में मुद्रा को जारी करता है, पैसा को जारी करता है। उसके बाद में क्वेश्चन 30 कहता है बिहार राज्य है। दोस्तों बिहार एक ऐसा राज्य है, तो आप सभी को मालूम होगा कि बिहार एक गोपालक, भारत एक गोपालक देश है और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि प्रधान। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय एक ऐसा आय है जो मनुष्य के रहन सहन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन लाता है, बहुत ही ज़्यादा स्तर को प्रभावित करता है। अगला सवाल क्वेश्चन 32 कहता है बिहार में कितने जिले हैं। आहा, कितना सिंपल सवाल है। याद रखिएगा, बिहार में कुल 38 जिले हैं और कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो याद रखिएगा CSO, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एक और सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले कब लगाया गया था। तो 1968 ईस्वी लगाया गया था। किसने लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था।
अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन 34 का सही जवाब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पीछा राज है। आहा, कितना अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि हमारे ही राज्य बिहार को पीछा राज कहा जाता है। उसके बाद में कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जीवनोपार्जन। जीवनोपार्जन जो है वो आर्थिक क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उसके बाद में अगला सवाल 36 का सही जवाब बताइए कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। अभी अभी हम आप सभी को क्वेश्चनों के माध्यम से बता रहे थे कि 1868 नहीं बल्कि 1968 ईस्वी की बात है, जब दादा भाई नौरोजी ने, किसने, तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी, दादा भाई नौरोजी। सवाल पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी प्रसिद्ध है और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिन्हें लौह पुरुष की संज्ञा भी दी गई है। अगला सवाल 37 नंबर सवाल का सही जवाब बताइए कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था का कौन सा नाम है। आप सभी को मालूम होगा कि भूमि विकास एक ऐसा बैंक है जो तमाम किसानों को, तमाम भूमिदाताओं को लंबे समय के लिए यानी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करता है। अगला सवाल 38 कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये प्रत्येक 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 15 मार्च को। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल 39 कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नकरणीय का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा अधिक सिंचाई। बहुत सारे बुक में इसका आंसर गहन खेती भी दिया गया है, तो ये भी देख लीजिएगा, हालांकि सही जवाब अधिक सिंचाई हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि सुपानी कृषि प्रचलित है। दोस्तों सुपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड में। और इसके बाद में कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ये क्वेश्चन सेंटर के एग्जाम पेपर में भी पूछा गया है और आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी बी हो जाएगा बिस्मार्क। और इसके बाद में कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। आप सभी को मालूम होगा कि जिस वर्ष इटली का एकीकरण सन 1871 ईस्वी में हो रहा था, उसी समय की बात है जब जर्मन राष्ट्रवादी फ्रैंकफर्ट की संधि भी हो गई थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी 1871। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 को देख लीजिए। उसमें 43 कहता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। कितने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने किया था। उसके बाद में अगला सवाल एक और पूछा जाता है कि वाष्प इंजन, जिसे भाप इंजन भी कहा जाता है, तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था जी, तो जेम्स वाट ने किया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 का सही जवाब बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। आप सभी को मालूम होगा कि सन 1942 ईस्वी की बात है जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ किया गया था। पूरे भारतवर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था। इसे महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया एक बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, करो या मरो, या कर जाओ या मर जाओ। तो करो और मरो का नारा किस आंदोलन से दिया गया है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो सन 1942 में। किसके नेतृत्व में, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला सवाल कहता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। याद रखिएगा दास कैपिटल, जिनकी स्थापना सन 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक को लिखा था। और दास कैपिटल एक ऐसा पुस्तक है जो समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अगला सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा सन 1885 ईस्वी की बात है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। उसके बाद में अगला सवाल 47 नंबर सवाल करता है कि महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद है कि हमारे ही जिला जिसका नाम है पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी, तो पूर्वी चंपारण जिला में ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग करके कौन सा आंदोलन चलाया था, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। उसके बाद में कहता है कि मुद्रण का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा पेपर मिल की स्थापना चीन में हुआ था। कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले चीन में ही हुआ था और मुद्रण का आविष्कार भी सबसे पहले चीन में ही हुआ है। क्या होगा जी, क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा, चीन। उसके बाद में कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हीराकुंड बांध। और इसके बाद में कहता है किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, याद रखिएगा
कि लोहा एक ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों की जननी मानी जाती है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि लोहे का कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीटीए 4 प्रकार के कोयला के प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होते हैं। क्या होते हैं जी? एंथ्रासाइट होते हैं। और सबसे घटिया किस्म की बात करें, सबसे बेकार किस्म की कोयला की बात करेंगे तो पीट हो जाएगा जी, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल से बावन करता है कि गंडक परियोजना है। तो दोस्तों गंडक परियोजना जो है ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। तो पश्चिमी चंपारण की बेतिया जिला में एक वाल्मीकि नगर पड़ता है, यहीं से संबंधित है गंडक परियोजना, क्योंकि गंडक नदी वाल्मीकि नगर से होकर गुजरती है। अगला सवाल कहता है किन राज्यों से होकर किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। कहता है कि कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में वन का विस्तार है। दोस्तों याद रखिएगा पूरे भारतवर्ष में लगभग 60% ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वन का विस्तार है। बिहार में वन का परसेंटेज की बात करें तो 7% हो जाएगा, लेकिन कहा जाएगा कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, तो MP हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 54 कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो याद रखिएगा कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब ऑप्शन नहीं हो जाएगा भागलपुर जिला। उसके बाद में कहता है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा सूखे के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो वर्षा की कमी है, क्योंकि वर्षा में जल की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, सूखा का स्थिति उत्पन्न होने रहेगा। उसके बाद में कहता है कि बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। तो आप सभी को मालूम होगा कि उत्तरी बिहार यानी मोतिहारी से उत्तर जो नेपाल के करीब में जो भी क्षेत्र पड़ता है बिहार का, वो सभी के सभी जो क्षेत्र है ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार का उत्तरी बिहार बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। उसके बाद में कहता है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो याद रखिएगा एशिया और यूरोप के बीच में जो व्यापार करने के लिए जो रास्ता था उसे रेशम मार्ग कहा गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी, रेशम मार्ग। अगला सवाल कहता है चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वापस कर लिया था। आप सभी को मालूम होगा कि सन 1919 ईस्वी में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, उसी के जस्ट बाद 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। लेकिन सन 1922 ईस्वी की बात है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, तो उसी वक्त 1922 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं बल्कि खिलाफत आंदोलन को वापस कर दिया था। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखिए, खिलाफत आंदोलन नहीं बल्कि दोस्तों असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड के उपलक्ष्य में वापस कर लिया था। अगला सवाल 59 नंबर सवाल का सही बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा प्रत्येक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्या इसका सही जवाब होगा जी, तो बी हो जाएगा 1 मई। अगला सवाल कहता है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप सभी को बता दें कि अभी वर्तमान में प्रेजेंटेशन की बात करें तो 9 केवल ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत में विद्यमान है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी 9। उसके बाद में क्वेश्चन 61 कहता है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 में सूचना के अधिकार संबंधी कानून पारित हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन 62 कहता है किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। आप सभी को बता दें कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्राहम लिंकन, इन्हीं का कहना था कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए ही शासन है। उसके बाद में क्वेश्चन 63 कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा के किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा 72वां संविधान संशोधन। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, यानी लोकतंत्र भारत में सफल होने में कौन ऐसा चीज़ है जो बाधा उत्पन्न करता है। तो कहीं कहीं पे अशिक्षा भी बाधा उत्पन्न करती है, गरीबी भी बाधा उत्पन्न करती है और बेरोजगारी भी बाधा उत्पन्न कर देती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी, इनमें से सभी। अगला सवाल कहता है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा बिहार में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद में कहता है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा कि आयुर्वेद का जनक महर्षि चरक को कहा जाता है, जिन्होंने अपना चरक संबंधी ज्ञान को चरक संहिता में विद्यमान किया हुआ है। अगला सवाल कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो याद रखिएगा पिछले वाले क्वेश्चन में हम आप सभी को बता दिए थे कि पूरे भारत में वन का प्रतिशत की बात की जाए तो 60% है, केवल बिहार में पूछा जाएगा तो 7% हो जाएगा।
उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऑभरक एक ऐसा खनिज है जो अकार्बनिक खनिज भी है और लौह युक्त खनिज भी है। तो इसके बाद में कहता है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है? पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जाना था कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा था, एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया कोयला कौन सा है तो पीट हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो याद रखिएगा रबड़ को नहीं रोप सकते हैं, लेकिन धान को, गन्ना को और चाय को रोपा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं हो जाएगा जी रबड़। उसके बाद में कहता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो कौन सा है? पहला उसमें दिया गया गेहूँ, मकई, जौ, और डी में दिया गया धान। इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा? आप जल्दी से वीडियो के लिए चले जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन नंबर 71 का जवाब आप सभी को लिखना होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 72 को देख लीजिए। कहता है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो आप सभी को बता दें कि बिहार में लगभग 60% ऐसे क्षेत्र है जहां पे कृषि की जाती है। यही कारण है कि बिहार को क्या कहते हैं दोस्तों? कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। अगला सवाल है बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि बिहार में राजगीर में ही रज्जु मार्ग स्थित है जहाँ पे अभी ग्लास ब्रिज बनाया गया है। उसके बाद में कहता है कि सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था और सासाराम ही एक ऐसा नगर है जहाँ पे शेर शाह सूरी का मकबरा भी स्थित है। अगला सवाल 75 नंबर सवाल को देखिए कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है ये भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध से। उसके बाद 76 नंबर सवाल को देखिए सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा भूस्खलन होने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे प्राकृतिक प्रकोप का हमेशा खतरा बना रहता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं हो जाएगा उत्तराखंड में देहरादून। अगला सवाल कहता है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, यानी बिहार का कौन ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा सूखा के चपेट में आता है? तो क्वेश्चन का सही जवाब उत्तरी बिहार हो जाएगा और उत्तरी बिहार में ही सबसे ज़्यादा भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला सवाल करता है 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा सन 1871 ईस्वी की बात है कि जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और इटली का एकीकरण भी हो गया था। क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। उसके बाद में कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 79 का सही जवाब से डी हो जाएगा अधिनायक शासन। उसके बाद में कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था और नवंबर 1917 में लेनिन के द्वारा रूस ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा लेनिन के द्वारा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा का सोशल साइंस का 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम आप सभी को बताए होंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन याद हो गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।